हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं बच्चों। तो पूरे क्लास 11th और 12th फिजिक्स की अगर बात करूं तो उसके अंदर एक लौता ऐसा लेक्चर है, सिंगल ऐसा लेक्चर है ये वाला, जिसके अंदर इतने सारे पैरामीटर्स आते हैं और इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि अगर मैं जैसे बाकी लेक्चर्स में देखते हो पढ़ा दिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, वहाँ पर कोई हिंदी कोडिंग करके कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे आपको परमानेंट याद हो जाता है। अगर वो चीज़ ना बताऊँ ऐसे लेक्चर्स में ना, तो कसम से बता रहा हूँ आपका भी हाल जो है ना मेरे जैसा हो जाएगा। जैसे 12th में जब पढ़ते थे ना, तो ये सब टॉपिक पढ़ा दिया गया, हो गया खत्म। और उसके बाद मान लो स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट है या हाफ ईयरली है या फाइनल एग्जाम या कंपटीशन जब जब आ रहा है, तो इतने सारे फॉर्मूलेस क्या करते थे, पेज में लिख करके या तो सुबह उठ करके रट रहे हैं या रफ कॉपी में बहुत बार प्रैक्टिस कर ले जा रहे, करते जा रहे। क्यों? ताकि बस जितना देर परीक्षा है बस उतना देर कम से कम याद रह सके। 9 से 12 है तो 12 बजे तक याद रहेगा। 12:30 बजे अगर कोई पूछ देना तो स्वाहा साहब ओम नमः जय स्वाहा हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत करना, आपके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद कुछ व्यवस्था ऐसा करेंगे कि एक बार लेक्चर खत्म हुआ सब स्वाहा। ठीक है, स्वाहा मतलब वो वाला नहीं बच्चों कि सब भूल गए, नहीं, परमानेंट याद वाला स्वाहा। ठीक है कि बढ़िया से एकदम कॉम्प्लिकेशन स्वाहा होना है। देखो, तो पिछले लेक्चर में हम लोग 2 चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक तो क्या था पिछले लेक्चर में बच्चों, एक क्या हम लोग पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम के बीच जो रिलेशन था। तो देखिए, तो उसका कोडिंग बताए थे क्या, v = u + 80 ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, तो ये भी एवरेज। एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम था, तो ये जो एवरेज आता है वो हो जाता है 0। तो हेंस जो v है एवरेज उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बटे मास। फोर्स है QE यानी EE/m, फोर्स बटे मास। और टाइम का एवरेज क्या था, टाउ, यानी ये हो गया ऐसा। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़े थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो कैसे बताए थे? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या था, मेरा नाम है। भाई जब पढ़ाई कर रहे थे कसम से नहीं कोई बताया कि भैया तुम्हारा ही नाम है अनिल तो मजा ही आ जाता। तो मेरा नाम कैसे है, ANEL अनिल है ना, ANIL में आई हटा कर थोड़ा दिमाग लगाया गया। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पर देखे L कट जाता है, तो जो अनिल 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 करते थे L हटा करके क्या लग जाएगा, देखो VD, तो ये हो गया VD। यानी कि इसके कोडिंग में अगर हम लोग देखें तो इधर से देखते हैं ना, तो कोडिंग बनाते हैं क्या कि मेरा नाम है अनिल, तो इधर से लड़का, और उधर से देखते हैं तो VENA ना, तो उधर से लड़की हो जाता है। क्या करोगे, है ना, इधर से लड़का उधर से लड़की, तो ये कोडिंग हो गया जिससे कि दिमाग में रहे चीजें। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर 2 फॉर्म होता है, एक कहलाता है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दूसरा है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी इसके अंदर ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसका कोई भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसे कुछ पैरामीटर्स आएंगे जिसमें कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। और कहीं ना कहीं जो भी वेक्टर फॉर्म का रिलेशन होगा वो भाई साहब यहीं से जाना चाहिए है ना, ताकि ओम्स लॉ, भाई लॉ तो एक ही है, बस थोड़ा सा कुछ दाएं बाएं किया गया है। स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, V = IR। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी देखेंगे कि ये क्या है। और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है J = σ × E। अभी बस टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता कि फर्स्ट पेज में बस लिख के रख लिए। इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, ये कंडक्टिविटी है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये दोनों कैसा हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, यह है स्केलर क्वांटिटी, यानी फाइनली देखे तो वेक्टर फॉर्म में है J = σ E। करंट डेंसिटी ये है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कंडक्टिविटी। कोई नहीं, अभी ये एक पेज में बस लिख लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ है क्या, क्या बोलता है ओम्स लॉ बच्चों? देखो क्या बोला जाता है कि मान लो कि कोई कंडक्टर हमारे पास है कंडक्टर, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ एक वायर लगा करके। मान लो कि 5 वोल्ट हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 2 एम्पियर। तो बोलता है क्या है कि अगर सारे पैरामीटर्स जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या फिर और अदर फिजिकल कंडीशंस, जिसमें बोलते हैं ना कि स्ट्रेन हो, कि मतलब कोई खिंचाव उचाव ना हो रहा हो, कंडक्टर को पकड़ के तार को कोई खींच ना रहा हो, ऐसा कुछ ना हो रहा हो, ह्यूमिडिटी हो, प्रेशर हो, ये सारे पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, जो है सो कांस्टेंट, अगर ऐसा है तो क्या होता है पता है
कि अगर 5 वोल्ट बैटरी जो लगाया आपने, इसके जगह पर अगर आपने मान लो 10 वोल्ट का बैटरी अगर लगा दिया, कितना वोल्ट का लगा दिया, 10 वोल्ट का मान लो हम बैटरी लगा देते हैं, तो देख रहे हो क्या कर दिया, वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, डबल। 5 था, 5 दूनी 10 कर दिया। तो होता क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर, ये भी भाई साहब क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ट्रिपल तो ट्रिपल, डबल तो डबल, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। यही है क्या है, ओम्स लॉ। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि भाई सारे पैरामीटर्स जो भी देख रहे हैं ना, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस जो है। तो बोलेंगे कि वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यही है। तो इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across its ends provided the temperature and other physical conditions remains unchanged। ठीक है, तो ये पता है, ये जो ओम्स लॉ आप देख रहे हो ना बच्चों, रैगिंग होता था ना कॉलेज में, तो शुरुआती में एक तो न्यूटन्स लॉ को लेकर और एक ओम्स लॉ को लेकर जो है ना बहुत मतलब पूछा जाता था सवाल, और खूब रैगिंग होता था। जैसे बोले ओम्स लॉ बताओ, अब जनरली जो है ओम्स लॉ जैसे बोले तो ठीक है, 10th से भी पढ़ा हुआ है, भाई 12th में पढ़ा हुआ है, कंपटीशन तैयारी की उसमें पढ़ा हुआ है, तो बोले कि क्या है ओम्स लॉ, बोले सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया जाता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये मैनर है, ऐसे लिखोगे ऐसे तुमको नंबर मिलेगा। नो सर, इट स्टेट्स दैट, अब फिर बोलिए बैठ करके, ठीक है, इट स्टेट्स दैट वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब छोड़ो अक्रॉस मान लो आपने नहीं बोला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर सुने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई हुआ है, सर अक्रॉस द कंडक्टर। वो कौन बोलेगा, सॉरी सर, फिर से बोलो, अब फिर से शुरू से बोलो। अब पूरा लाइन जब तक मैच नहीं किया ना, तो जनरली क्या होता है कि इंसान यहीं तक बोलता है ना, हैबिचुअल जो होता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स या अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडीशंस कुछ नहीं होता है क्या, यस सर होता है। वो कौन बोलेगा, सॉरी सर, फिर से बोलो, फिर से शुरू से बोलिए यार, फिर से बोलते बोलते जो है ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। तो ये सब जैसे पढ़ता हूँ ना डेफिनेटली मेरे को याद आता है कि यार रैगिंग क्या था, वही न्यूटन्स लॉ को लेकर, फर्स्ट लॉ बताओ, सेकंड लॉ बताओ। तो आप लोग कॉलेज में जाओगे ना, तो ये सब आपके साथ भी होगा, मजा आएगा, मजा मतलब मजा लेना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, तो एक क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसको बोल दिया गया क्या है, ये रेजिस्टेंस। तो ये हो गया क्या, I। हेंस ये जो R देख रहे हो ना, क्या है ये, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको कि क्या बोल दिया गया कि जो कंडक्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसी का क्या है ये, रेजिस्टेंस, यानी क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। तो ये है इतना, ठीक है। एक एक करके बताते चलते हैं, लिख लीजिए इसको। जो भी चीज़ आएगा ना, कोई भी पैरामीटर बच्चों, तो उसका डेफिनेशन हमारे पास जरूर होना चाहिए, डेफिनेशन हो, SI यूनिट हो, ये हो, ताकि जो है ना सटीक तरह से सब कुछ हम लोग चीज़ें सीख सके। ठीक, यहीं से देखते हैं कि सिंस V इक्वल टू RI है, ये है कांस्टेंट, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि V बटे I जो होगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। और ये R है क्या, कांस्टेंट, क्या है ये R, ये है कांस्टेंट। लेकिन कब, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, तब जाकर के ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही है ओम्स लॉ, जिसमें कि देखो ये कैसा क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो यानी सारे पैरामीटर अगर स्केलर है, हेंस दिस इज नोन एज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे, देखो जरा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। जो स्केलर फॉर्म आपने पढ़ा उसको प्रूफ करो कि भाई कैसे V बटे I जो है ना वो कांस्टेंट होता है। तो लेट हमारे पास जो है एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, जो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसका मास है कितना M, ये चलता है, हमें पता है कि देखो एक करके बताता हूँ। जैसे ही हमने कोई बैटरी लगाया V वोल्ट का, एक टर्मिनल हो गया प्लस, एक टर्मिनल हो गया माइनस, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, प्लस से माइनस के तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसको कि E से डिनोट करते हैं। इस जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो भैया इंटरनल में भी क्या हो गया, यानी इनसाइड द कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E एक्सटर्नल के बराबर। सारा मैकेनिज्म बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सब पर फोर्स लगेगा, सब उड़ियाएगा इधर। देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे किस स्पीड से उड़ियाता है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, उड़ियाने वाला स्पीड। तो सारे पैरामीटर्स हो गया। हर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक,
सर क्या बोल रहे हो? हाँ, हमको ना यहाँ पर करना क्या है बच्चों, टू प्रूव कि भाई अदर फिजिकल पैरामीटर सब अगर कांस्टेंट है, कंडीशंस जो भी, तो v बटे आई इक्वल टू प्रूफ करो कि वो कांस्टेंट होता है। तो हमें क्या क्या लाना है, एक तो वोल्टेज आना चाहिए पिक्चर में, और दूसरा है कि करंट आना चाहिए, और तार के अंदर घुस करके सारे पैरामीटर्स आना चाहिए। जैसे ही तार के अंदर घुस करके सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करें ना, तो तुरंत पिछला लेक्चर जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का हम लोग पढ़े, तो एक तो करंट चाहिए। तो सबसे पहले बोले कि सिंस करंट बराबर, देखो होता क्या है, अभी हम पढ़े अनिल 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 अनिल, एल हटाओ वीडी लगाओ, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करंट आ गया। अब हमारा टारगेट है ना कि वोल्टेज आए कहीं ना कहीं से इसमें वोल्टेज आए। कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होता है उसका कितना होता है, ई टाउ डिवाइडेड बाई क्या है, एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको उठा करके वहाँ रख देंगे, है ना, रख देते हैं भैया। तो करंट बराबर हो गया, फॉर्मूला कितना भी कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं यही बोलूँगा, लेक्चर खत्म होने का बस आप इंतजार करना। अभी पहले मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट समझो। तो ए एन ई वी डी के जगह पर क्या लिखेंगे, ई टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम। ये क्या बन गया देखो, ए एन ई स्क्वायर, टाउ इधर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एम ऐसे लिख लेते हैं, और एक मेरे लिए बच गया क्या है, ई। तो ये हो गया करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ रिलेशन आया है। हमें प्रूफ करना है कि v बटे आई कांस्टेंट हो। तो भाई करंट तो आ चुका है, वोल्टेज तो आया ही नहीं इस रिलेशन में, यही दोनों जो रिलेशन पढ़े उसमें तो नहीं आया, कहाँ से लावे। तो यहाँ हमको पता है कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो प्लस और माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का लेंथ हमने क्या लिया है, एल। तो कैपेसिटर वगैरह सब पढ़ा हुआ है तो आपको धड़ाक से समझ में आएगा बच्चों। v इक्वल टू याद है, ई डी इंजीनियरिंग ड्राइंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर होता है ना, वहीं से v इक्वल टू ई डी कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा लैंग्वेज देखो कैच कर लोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, यहाँ से यहाँ ई एक्सटर्नल जो कि है ई, तो ई कितनी डिस्टेंस तक है, एल। तो ये जो डी है ये डिस्टेंस हटा करके हम क्या लिख देंगे, एल। तो बोले सिंस v इक्वल टू क्या हो गया ना, ई एल, हमारे पास e है उसको हटा के v लिख सकते हैं क्या, देखो वहां से आ जाएगा। तो बोलेंगे सिंस v बराबर ई एल, देयरफॉर e बराबर हो जाएगा v बटे एल। इक्वेशन नंबर हो गया कितना, 1 2, इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 4। क्या कर देते हैं, 4 लिख लो इसको। तो e का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन 4 इन क्या है, 3, क्या आ जाएगा, तो आई बराबर हो गया है ए एन ई स्क्वायर टाउ सिर्फ फॉर्मूले आता है इसमें, बटे एम, और ई के जगह पर क्या लिख देंगे, वी बटे एल। ऐसे भी पता इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर, यानी कि वोल्टेज बटे लेंथ। अब वी आ गया, आई आ गया, हमें क्या करना है, वी बटे आई प्रूफ करके बताओ कि कांस्टेंट है। तो भाई वी यहाँ है, आई नीचे चला जाएगा, तो मैं एम एल, देखो पैरामीटर किधर आ जाएगा बच्चों, इधर लिख दूँ, एम एल इधर हो गया, इधर डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ, एम एल इधर, ठीक है, ये वाला नीचे, तो आई आ जाएगा इधर, तो v यहाँ है ही, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आई, यानी कि v बटे आई जो है आ रहा है एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर इंटू क्या है, टाउ। तो v बटे आई इक्वल टू आ रहा है एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर क्या है, टाउ। ये आया हमारा, ठीक है। अब जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर आया है ये सब है क्या, तो मैंने देखिए आप लोग के लिए लिख के रख दिया है, क्योंकि पता है ना ये टाइम कंज्यूम करता, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि क्या है, एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हमने लिया है, तो भाई एरिया भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ा नहीं रहे, अगर कुछ बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ सब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो पैरामीटर्स कुछ चेंज होगा। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कितना टाइम ले रहा है कोलाइड करने के लिए, वो सब क्या है, कांस्टेंट। सिंस ऑल आर कांस्टेंट तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो v बटे आई इज कांस्टेंट, ये देखो क्या हो गया, प्रूफ्स, दिस प्रूफ्स ओम्स लॉ, दिस प्रूफ क्या है, ओम्स लॉ।
क्या है, ओम्स लॉ। तो V बटे I, यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, नाम दे देंगे क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि V इक्वल टू हो गया RI। देखिए, तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ इज प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस आया मेरे पिक्चर में, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कौन है रेजिस्टेंस, तो समझ में आ रहा है, देखो नाम के अंदर कुछ छुपा हुआ है, क्या, रेजिस्ट करना। तो बोलते हैं कोई चीज हो रहा हो लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी क्या है, रोकना, यानी एक ऐसा चीज है ना, समझो कि रोक रहा है। तो सवाल है कि कौन रोक रहा है और क्या रोक रहा है कौन रोक रहा है और क्या रोक रहा है। तो बोलते हैं कि मान लो कंडक्टर ये है, ठीक है, लेंथ है कुछ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर बैटरी लगाया, वोल्टेज भी, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। तो कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है, किसके वजह से फ्लो करता है, तो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसका नाम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सब क्या होता है, मूव करता है। इधर देखो प्लस टर्मिनल, इधर माइनस टर्मिनल, तो ऐसे मूव करेगा ड्रिफ्ट स्पीड से। क्या ये इलेक्ट्रॉन लाइन बना करके चलता है क्या, सोच करके देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम लाइन बना के चल रहा है क्या नहीं, खतरनाक स्पीड से, एक तो थर्मल वेलोसिटी से चलते रहता है, प्लस ड्रिफ्ट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि देखो तो खतरनाक कोलिजन्स होते जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि लाइन बना के चलता भैया धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और धड़ाम करने के बाद किधर फेंकाएगा ये भी नहीं पता। सिंस कोलिजन्स इस लेवल से खतरनाक हो रहा है कि जितना, अपना मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, तब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कभी लोकल ट्रेन में सफ़र किए हो या कभी पिक्चर देखे हो रेलवे स्टेशन पिक्चर क्या मतलब, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन कभी गए, लोकल ट्रेन आकर के रुकती है, और अगर कोई चीज़ का भीड़ चल रहा हो, जैसे अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल का होगा, तो मान लो बोलबम का जब सीज़न आता है ना, सावन का मेला, तब देखो जरा सा कि क्या भीड़ ट्रेन में चलता है। अगर लोकल ट्रेन आके रुकी तो दरवाज़ा देखो ट्रेन का जो है कितना है, इतना बड़ा दरवाज़ा है। अगर लाइन बना करके आदमी अगर खड़ा हो ना, मान लो कि एक ही लाइन बना करके खड़ा हो जाए, तब देखोगे कि दरवाजा के अंदर बोले कि चलो ट्रेन रुकी, चढ़ते जाओ, तब पर सेकंड में कितना आदमी धड़क 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 जो है ट्रेन के अंदर घुसते जाएगा, ये हमको समझ में आ रहा है। लाइन बना के चलता तो, लेकिन लाइन बना के तो छोड़ दीजिए, गेट इतना है उस पर 100 आदमी खड़ा हो जाता है और आप खुद भी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि भाई गेट जैसी ट्रेन रुकी, मान लो 2 मिनट स्टॉपेज है, अब सब कुछ जो है गेट में ऐसे लग गए। ऐसा भी होता है कि सब एक ही साथ गए, भाई एक भी आदमी जो है ना घुस नहीं पाता है, तो बोलता है यार थोड़ा पीछे घसको तो हम जाएंगे कम से कम। यानी सोचो जरा कि अगर लाइन बना के चलते तो पर सेकंड में खट 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 आदमी अंदर घुसते जाता। करंट में कैसे बोलेंगे, पर सेकंड में चार्ज धन 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 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाता, करंट फ्लो करता। लेकिन चूंकि इतना भयानक कोलिजन होता है, ये आदमी उसको धक्का दे रहा है, तो जितना जाना चाहिए था उतना बड़ा होल में उतना जा नहीं पाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्ट हो गया। जो चार्ज फ्लो करना चाहिए उसमें एक रेजिस्टेंस आ गया। किसकी वजह से आया, कोई बाहरी आदमी के वजह से नहीं आया भैया, आदमी लोग में ही अपने आप में जो धक्का दे रहा है ना, कोलाइड करा, उसी के वजह से क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस आ गया। तो हम लोग बोले रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, एक तरह से हो गया किसका, आदमी लोग का ही है, इसमें किसी बाहरी का कोई गलती नहीं है। ठीक यही है, सिंस इलेक्ट्रॉन जैसी प्लस और माइनस टर्म यहाँ लगाए, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागना चालू किया, लाइन बना के अगर चलता ना तो कसम से करंट बहुत खतरनाक फ्लो करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये उसको धक्का मारा। समझो कि ये गेट, क्या सब इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा अच्छा से, नहीं, टकराते हुए जाएगा। तो सिंस टकराएगा, समझो कि रेजिस्टेंस आ गया, तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो जाता है किसी भी कंडक्टर का। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो बोले ना बच्चों की क्या है भाई, कॉज ऑफ, अगर रेजिस्टेंस बोले, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो सिंपल सा एक लाइन में बोलेंगे, पता है क्या, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ कोलिजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हो रहा है, ड्यू टू विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ द लैटिस क्या होता है, हैवी पॉजिटिव जो आयंस बचता है विद द लैटिस। पिछले लेक्चर में बताए हैं सब, है ना कि क्या है। तो बस कोलिजन के कारण, तो बोलेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जितना करंट फ्लो करना चाहिए उतना नहीं करता है, तो भैया इट इज अ प्रॉपर्टी हो गया। किसका प्रॉपर्टी, वही इलेक्ट्रॉन का अपना प्रॉपर्टी हो गया, जैसे आदमी का अपना प्रॉपर्टी है। अंदरूनी मैकेनिज्म समझ में आया, कारण समझ में आया, तो इसी को रेजिस्टेंस बोले, आर से डिनोट करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों डिफाइन करने का, तो आर बराबर अभी हमने देखा कि कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर और कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो V बटे I के रेशियो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस।
तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक ठाक है। मेन प्रैक्टिकल दुनिया समझ में आता है तो मजा आ जाता है कि भाई अच्छा क्यों हो रहा होगा, काहे हो रहा होगा, इसीलिए प्रॉपर्टी हो गया। ठीक। अच्छा नेक्स्ट बच्चे बोले एसआई यूनिट ऑफ अगर आर बोले तो ये क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ आर रेजिस्टेंस। तो सिंस जो साइंटिस्ट है ना ओम सर वही दिए भाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हटा करके कांस्टेंट, तो इसलिए बोले भाई जो ये कांस्टेंट है वो मेरा नाम बोलो। तो दुनिया ने उनका नाम बोलना चालू किया, तो उनका नाम है OHM ओम, तो जिसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से इस तरह से ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंबल को बोलेंगे ओमेगा 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 ओम। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जरा बच्चों जैसे ही रेजिस्टेंस समझ में आया तो मैं अगर एक चीज बोलूं जो भाई V/I जो आया था ना R कांस्टेंट, ये आया क्या था पता है, देखो ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टाउ a, ये आया हुआ है। चेक कर लेना, अभी मैं याद कराऊंगा आप लोग को थोड़ा देर के बाद। ml/n स्क्वायर टाउ इंटू क्या है a आया हुआ। चलिए देखते स्लोप ऑफ VI ग्राफ। अगर हम VI ग्राफ अगर बनाए तो भाई उसका ढलान क्या देगा, तो सिंस हमारे पास जो है कि V/I जो है वो क्या होता है रेजिस्टेंस, तो कभी भी कुछ बटे कुछ अगर फिजिक्स के अंदर हो इट मींस क्या है वो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या हो जाता है पता है, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा VI ग्राफ, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा VI ग्राफ, जो कि किसके बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर। यानी कि VI ग्राफ कभी हो वहां पर एक ढलान बना दो इस तरह से, तो वो ढलान क्या बतलाएगा, तो निकालते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बना दो, कितना थीटा बना रहा है, तो स्लोप देखो क्या हो जाएगा, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये है बेस, तो परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, तो ये लेंथ किसके बराबर, देखो वोल्टेज, कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ, बेस में कौन है करंट, तो करंट देख रहे हैं V/I किसके बराबर है R के बराबर, यानी ये हो गया रेजिस्टेंस। यानी यहां से एक चीज पता चलता है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस का है। किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस। यानी जितना ज्यादा ढलान होगा ना लाइन का उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, किसका ढलान ज्यादा है, तो ढलान तो ऐसे ही समझ में आता है कि उस पर बाइक चलाओ, किस पे हम जल्दी चले जाएंगे ऊपर तो ऐसे वाले रोड पे चले जाएंगे, तो भैया इसका ढलान ज़्यादा है, तो ढलान ज़्यादा इट मीन्स रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स क्या लिख देंगे यहाँ पर, रेजिस्टेंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके लिख लीजिए इसको कॉन्सेप्ट। सिंस स्लोप ऑफ VI ग्राफ बच्चों क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सवाल देखते हैं, VI ग्राफ दे दिया है, वायर 1 ऐसा वायर 2 ऐसा, ये बना रहा है 30 डिग्री और वो बना रहा है 60 डिग्री। हमसे पूछता है कि विच वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। एकदम खानदानी सवाल है, बहुत सारे जगह पे आता है और आया हुआ है। तो हम अभी देखें कि भाई जिसका ढलान ज़्यादा होगा ना, VI ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ही देखने के बाद पता चलता है ढलान किसका ज़्यादा है, वायर 2 का। तो हम लोग बोलेंगे सिंस ढलान ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ढलान ऑफ क्या है 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर बोल देंगे R2 जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R1। ऐसा ही पता चल गया, ये तो सिंपल हो गया फर्स्ट पार्ट का। अगर देखें तो सेकंड पार्ट हमसे क्या बोलता है, फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 एंड 2। वायर 1 और वायर 2 का जो है ना रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, यानी कि R1 बटे क्या है R2। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ग्राफ से, अभी हमने देखा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है कि स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ 1 डिवाइडेड बाई हमें निकालना है स्लोप ऑफ 2। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो जिसका रेजिस्टेंस उसी का स्लोप, जिसका रेजिस्टेंस उसी का स्लोप। तो भैया स्लोप बराबर होता क्या, tan थीटा। तो tan थीटा निकालो किसका, पहला का, उसके बाद tan थीटा निकालो किसका, दूसरा का। ठीक, निकाले, यानी tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 बोल दो ऐसे करके। चलो tan थीटा 1 पहला वायर का tan थीटा कितना है, तो बोलेंगे कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। दूसरा का कितना बना रहा है 60 डिग्री। पहला tan 30, दूसरा कितना tan 60। tan 30 होता है 1 बटे √3, tan 60 होता है √3, यानी कि √3 बटे 1 बोलोगे। तो कैसे आएगा देखो जरा, √3 किधर आ जाएगा बच्चों, नीचे, यानी कि √3 इंटू √3। फाइनली क्या बन गया 1 बटे 3। तो R1 बटे R2 हो जाएगा कितना 1:3।
ऐसे करके बहुत सवाल पूछा जाता है। कभी दे देता है क्या, ये दे देगा थीटा और इसको लिख देगा 90 माइनस थीटा, तो भाई लिख दो tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो उस पर भी कभी तो डीपीपी के अंदर डालूंगा ये वाला सवाल, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा वाला ना, ट्राई करना जरा, देखे ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से पढ़े हो कि नहीं बेसिक मैथ्स में जो पढ़ा है। चलिए अब रेजिस्टेंस को जो होता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जो करंट फ्लो करना चाहिए उतना फ्लो नहीं कर पाता है, अपने आप में टकराते जाता है, जिसकी वजह से क्या है भाई रुकावट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रुकावट है कितने सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, टोटल 4 पैरामीटर्स, और तो समझो बहुत इसका डिटेलिंग में भी आगे पढ़ेंगे। क्या है 4 पैरामीटर? सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, कौन सा मटेरियल ऑफ ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, यानी कि टकराना। जैसे कि कॉपर का तार ले लिए, एक हीटर में जो तार लगा हुआ नहीं रहता वो होता है मान लो नाइक्रोम वायर हो गया, ये सब ले लिए, तो भाई अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग तरह से टकराता है, और अगर ज़्यादा टकराते हुए जा रहा है तो समझो कि भैया कोलिजन ज़्यादा है। एक और बात बता देता हूं बच्चों, आज का लेक्चर में ना जैसे मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं ना तो सीधे समझना रेजिस्टेंस का मतलब है टकराना। अगर टकराना बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। इसका जो अगला लेक्चर होगा ना और उसके आगे लेक्चर पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस का जो है ना एकदम पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आगे है वो। लेकिन आज के लेक्चर में बस डायरेक्ट ये समझो टकराया तो रेजिस्टेंस बढ़ा। ठीक, देखिए जरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मान लो कि कॉपर वायर अगर हो, कैसा वायर हो? कॉपर वायर अगर हो, और एक ले ले कि नाइक्रोम वायर का, एंड नाइक्रोम वायर, तो किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी किसमें ज़्यादा टकराहट होगा? तो भाई नाइक्रोम जो वायर होता है बच्चों, इट हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। क्या होता है? ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है। तो मैं कैसे लिखूँ? रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ क्या होता है? कॉपर वायर। और कितना? 60 टाइम्स ग्रेटर होता है, 60 टाइम्स ग्रेटर देन कॉपर, 60 टाइम्स ग्रेटर होता है नाइक्रोम का, बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी जितना ज़्यादा कोलाइड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। बहुत खतरनाक इसमें कोलिजन होता है। जैसे हीटर देख रहे हो क्या है, जैसे हीटर पे जैसे हम लोग खाना भी पहले बनाते थे, अब तो चलो गैस है ना इस सब पे बन रहा है, लेकिन हीटर पे हम लोग खाना वगैरह बनाते थे, तो सोचो क्या उसका जो तार है भाई, उसमें जैसे करंट मतलब ऑन किए हीटर को, देख तो तार पूरा लाल हो जाता है, डीप रेड, यानी बहुत भयानक गर्म हो जाता है। तो उसका एक बेनिफिट है, गर्म होने का मतलब क्या, इतना ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि उस हीट से हम खाना बना पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का बेनिफिट है टकराओ इलेक्ट्रॉन, टकराओ, उससे मेरा खाना बनेगा बेनिफिट है। चलो दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए बच्चों, फॉर मेटल्स या कंडक्टर के लिए क्या बोलेंगे कि इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। आज के लेक्चर के लिए डायरेक्ट ये समझ सकते हो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले ही वाइब्रेट कर रहा है, टकरा करके जा रहा है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो भाई कोलिजन भी क्या होगा? और खतरनाक हो जाएगा। सिंस कोलिजन बहुत खतरनाक हो गया तो टकराहट बहुत ज़्यादा, तो समझो रेजिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। आज के लेक्चर के लिए ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इससे होता क्या? कोलिजन इंक्रीज कर जाता है। सिंस कोलिजन बहुत खतरनाक इंक्रीज किया, इसीलिए रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? और इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा आदमी और टकराएगा तो कितना आदमी घुसेगा बोगी के अंदर? भाई कोई नहीं घुस पाएगा, वो जी पर ही लड़ते मरते सब रह जाएगा तो घुसेगा कौन? कोई नहीं घुस पाएगा। तो जब कोई पार ही नहीं कर पाया तो कितना करंट फ्लो करेगा? कुछ नहीं। तो वही है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ। अब कैसे? मान लो कि आपने इतना लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया और कितना टकराहट होता समझ में आता है। अगर आपने ज़्यादा लेंथ ले लिया तो बताओ टकराहट कहाँ ज़्यादा होगा? तो देखने से लग रहा है कि भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तार इतना सही ले ले तो भाई कम इलेक्ट्रॉन है तो कम टकराहट होगा, अगर तार इतना बड़ा ले लिया तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा टकराहट। तो ऐसा ही पता चलता है कि यह है L1, यह है लेंथ L2। सिर्फ लेंथ की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम। तो अगर लेंथ होगा ज़्यादा तो यहाँ पता चल जाएगा R2 इज ग्रेटर देन क्या है? R1। इसीलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? L। ये हो गया तीसरा नंबर का पॉइंट।
चौथा देखोगे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। 4 पॉइंट लिख लीजिए, कैसे डिपेंड करता है, तो बोले रेजिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिर्फ एरिया की यहां बात कर रहे हैं, यानी लेंथ को आपने कांस्टेंट रखा है, तो देखो जरा क्या है, लेंथ में क्या करता हूं, कांस्टेंट रखता हूं। यहां जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखे थे, कांस्टेंट, तो सिर्फ लेंथ पर देखें। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करता हूं, यानी इसका एरिया है A1, लेंथ है L। अब सेम लेंथ का क्या है, एरिया में बढ़ा देता हूं। एरिया बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, मोटा तार, और एरिया पतला करने का मतलब क्या हो गया, एरिया पतला नहीं, एरिया कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, पतला तार। तो अब मैं एरिया बढ़ाता हूं, एरिया में बढ़ाता हूं, लेंथ रिमेन्स सेम, लेंथ रिमेन्स सेम, L सेम है, ये हो गया A2। अब हमें यहां देखो पता चल रहा है क्या कि A2 इज ग्रेटर देन क्या है A1, A2 क्या है, ग्रेटर देन A1। अब सिंस आपने इतनी लेंथ का तार लिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, समझ में आ रहा है। सिंस आपने इतना ही तार लिया, लेट उसमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वही 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स जो है अब क्या कर दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया। भैया एरिया अगर बढ़ा दिए तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अब ज़्यादा एरिया में फैल गया। अब ज़्यादा एरिया में फैल गया तो आप सोचो कि टकराहट यहाँ ज़्यादा होगा कि टकराहट यहाँ ज़्यादा होगा। इस रूम में छोटा सा एरिया जितना रूम है, इसके अंदर 500 आदमी, ठीक है, अचानक इसका एरिया बढ़ा करके जो है ना कोई स्टेडियम बना दे, एकदम वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, और यही कितना आदमी, 100 आदमी बोले थे, चलो 100 आदमी मान लो इस रूम के अंदर है, 100 आदमी अचानक से वानखेड़े स्टेडियम में सब चला गया, तो कितना कोलिजन होगा, कुछ नहीं, आराम से सब खटिया बिछा के सो जाएंगे वहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम हो गया। तो एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, आदमी उतना ही है, क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा कम। सिंस कोलिजन कम, तो बच्चों यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया देखो अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि टकराना बंद, मतलब कम हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बोलते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को अगर मिलाएंगे लेंथ और एरिया को, तो एक नया हमारे पास जो है कुछ पैरामीटर आएगा, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मिला दिए। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। यहीं से सारा फॉर्मूला जो है ना हम लोग ये सब करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये रेजिस्टिविटी। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो गया पता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो, RHO। क्या है, RHO, रो बोलने का तरीका, ठीक। अब हम लोग ना थोड़ा सा बेसिक समझें कि भाई रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अच्छा एक और बात, जैसे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे हो ना, इसके अंदर प्रोवाइडेड वो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि सारे चीज हमने कांस्टेंट करके रखा है। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, तब जा करके ठीक है कि क्या है, कितना कोलिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि पता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कोलिजन बढ़ जाएगा, तो सारे को जो है डिसमिस हो जाएगा। तो अभी इस लेक्चर में टेम्परेचर हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, टेम्परेचर हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लेक्चर में बढ़ाएंगे फिर देखेंगे कि कैसे क्या क्या हो रहा है। प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, तब जाकर के ऐसा फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट लिख लीजिए इतना। तो R इक्वल टू क्या आ रहा है, रो L बटे ए, रो L बटे ए, रो L बटे ए। देखते हैं जरा सवाल बच्चों क्या है। ए कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, यानी रेजिस्टेंस 50 ओम दे के रखा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना भाई, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर को कैसे लिखते हो, तो 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर जो है उसको लिख दिए, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। ये आ कितना जाएगा देखो, 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो जब भी ऐसे आए तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, V इक्वल टू 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर, वायर के अक्रॉस एग्जिस्ट करता है। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है भाई n, जो कि है 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये अब देखो जैसे फॉर्मूला रिकॉलिंग करने का धीरे धीरे, तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमसे पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या दे के रखा है, v दे के रखा है और r दे के रखा है। अब एक हैबिट डेवलप कर लेंगे बच्चों, ओम्स लॉ का सबसे बेसिक चीज, ये बेसिक सा सवाल है कि भाई v इक्वल टू होता क्या है, आई आर आई आर आई आर आई आर आई आर, ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कैपेसिटर में क्या था, q इक्वल टू सी वी सी वी सी वी, कोई 3 में से कोई 2 देगा तो तीसरा निकाल लेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम हो गया q इक्वल टू सी वी सी वी। हम चार्ज देते हैं, पोटेंशियल बढ़ता है, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाते जाइए, करंट बढ़ते जाता है। तो v इक्वल टू जैसे आई आर हो गया, अगर इसमें से कोई 2 पैरामीटर कभी दे दे तो तीसरा खटाक से निकाल लेंगे। क्या क्या दे के रखा है, देखो r दे के रखा है, v दे के रखा है, भैया v दे के रखा है, r दे के रखा है, यानी डायरेक्ट पता चलता कि करंट ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, बस अब निकालना बाकी है। ठीक, तो बोलेंगे देखो v इक्वल टू आई आर आई आर आई आर, सिंस v और r है तो यहाँ से करंट निकल जाएगा तुरंत कि v बटे कितना हो जाएगा r, सबसे पहले समझ में आता है, यानी कि करंट दिया हुआ है। सोचो करंट दिया हुआ है और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे यार, करंट का तो फॉर्मूला है, मेरा नाम ही है, करंट बराबर क्या होता है, ANEL अनिल, एल हटाओ VD लगाओ, या इधर से अनिल उधर से वीना 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 VENA। अब हम लोग सारा पैरामीटर्स पुट कर देते हैं, करंट के जगह पर क्या रखेंगे, V डिवाइडेड बाई R, जो कि वैल्यूज दिया हुआ है। ये हो जाएगा ANE, ये हो जाएगा VD। तो VD बराबर क्या रख लेते हैं और सारा पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। VD बराबर हो जाएगा, देखो VD यहीं रहने दीजिए, ये सब आ जाएगा नीचे, यानी कि V डिवाइडेड बाई R, ये नीचे आ जाएगा क्या है, ANE, जो भी वैल्यूज है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। V कितना है, 10 वोल्ट, तो 10 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। एरिया है 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया। n कितना दे के रखा है, 8 इंटू 10 टू द पावर 28, तो 28 इंटू ई होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 कूलम। सारे वैल्यूज हमने रख दिया। ऑप्शन पर एक बार नजर जरा गाड़ ले, देखो जरा कैसे, 10 टू पर -5, 10 टू पर -5, 10 टू पर -4, अच्छा अलग कर दिया है, 1.56, 15.6 करके है, कोई बात नहीं, ऑप्शन पर जरूर नजर रहना चाहिए जब ऑप्शन दिया हुआ हो। तो कैलकुलेट करते हैं, देखो जरा, एक तो ये जीरो चला गया भाई, तो जो नंबर्स है ना उसको अलग कर लो। कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूँ, देखो 5 गुना, ठीक है, ये कितना है 8 गुना, ये कितना है 1.6, ये सब नंबर्स अलग कर लिए और 10 वाला सब अलग कर लो। तो यहाँ है 10 टू दी पावर कितना, देखो -6, ये कितना है 28, ये कितना है -19, सब 10 अलग, सब नंबर्स अलग। ये क्या है भैया, 8 × 5 = 40, तो ये हो गया 40 गुना कितना हो गया 1.6। देखो ये क्या है नीचे, 10 टू दी पावर 9 6 15, यानी कि 25, तो 28 में से 25 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 3, हो गया 16 × 64। देखो सब तरीका धीरे धीरे सीखते जाना। नीचे क्या आ जाएगा, 16 × 64, इतना, एक डेसिमल ऐसे रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 64, तो ये हो गया भैया 64, और इंटू ऊपर चला गया कितना, 10 टू दी पावर हो जाएगा -3। ठीक, अब देखो कभी भी जितना नंबर जैसे आए ना, मान लो कभी 1/6 आता ना, तो पता है क्या करते हैं हम लोग, ऊपर 10 कर दिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना हमेशा ऊपर बड़ा रहता है तो हम डिवाइड करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, 1/6 डेसिमल जैसा फील आता है, क्या मुश्किल काम करे ना, थोड़ा अच्छा काम करते हैं। अब 1/64 है तो पता चलता है कि भैया ऊपर 2 जीरो कर दो, 100 बना दो, तो नीचे भी क्या है 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है, हाँ भाई डिवाइड वगैरह हो सकता है, करते काट छाट करते। तो ये 32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 50, फिर 2 से 16 हो गया, 2 हो गया 25। अब देखो ये है 16, तो 16 से कट नहीं रहा है, लेकिन देखो 8 से अगर देखो तो 8 दूनी 16, 8 या 24, तो भाई काट दीजिए 8 से, 8 दूनी 16 हो गया, 8 या 24, बोलोगे सर तो 25 है, फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आंसर हमेशा सही आता है। ये 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, कुछ भी रहता ना, मैं 8 से इसे काट देता, 26 भी होता, 27 भी होता, कुछ भी, सब सही है। 3/2 आ रहा है, देखो इंटू क्या आ रहा है, देखो ये है 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2, तो हो जाएगा टोटल 10 टू पावर कितना -5, 3/2 1 पॉइंट कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया -5। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हो जाएगा कितना मीटर पर सेकंड। गौर करके देखो क्या हम ऑप्शन को सही टिक कर पाएंगे कि नहीं, अप्रोक्सीमेशन लेते 1.5 इंटू 10 टू पावर -5, 1.5 इंटू 10 टू पावर कितना है -5, 1.5 इंटू 10 टू पावर -5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी ठीक है 1.56 क्या फ़र्क पड़ता है।
और बोर्ड में अगर आएगा बच्चों तब क्या करोगे, तो सीधा अच्छा से 100/64, तो 64 1 जा 64 जितना बचा फिर टेबल से मल्टीप्लाई करके सटीक जैसे आएगा। ठीक, तो वो गुना तो हम कर ही सकते हैं, भागा दे ही सकते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक, हमें दोनों सीखना हो वो तो पता है, ये कैसे करना है। अब देखो जो रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टिविटी जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल देगा, तो सबका मतलब यही है। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली है क्या, बोल रहे थे कि कांस्टेंट है। क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट है। देखो जरा क्या है, कोई कंडक्टर है हमारे पास, हमने क्या कर लिया ना, लेंथ ले लिया, सॉरी एक मिनट, लेंथ ले लिया जो भी, और यह है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी लेना है ले लिए। पता है कि बैटरी से ऐसे कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, टकराएगा, तो जो भी है जितना भी आपने लेंथ लिया, जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है पूरे कंडक्टर का, तो कितना रेजिस्टेंस है, यानी टोटल कितना टकराहट हो रहा है, तो भैया टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मेरे लैंग्वेज में समझो, जितना कलम है धरती पर उसका जितना दाम है सब ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कितना धरती पर कलम है, 5 कलम है टोटल, तो उसका 20 रुपया दाम है। फिजिक्स उससे थोड़ा कम चलता है। एक कलम का दाम कितना, वो बड़ा काम का चीज़ है। बोलोगे हट, हर बार जो एक बतवा बोलते रहते हैं सर, आप क्या करें, इसमें मेरा गलती जो है नहीं। एक कलम का दाम ना वो बड़ा काम का चीज़ है, 20/5। इससे गजब चीज़ समझ में आता, अगर इसको काट दिए तो ये 4 रुपया हो जाता, गजब। उसके बाद जो है ना पूरा दुनिया हमारे हाथ में, जितना कलम खरीदना चाहेंगे बस मल्टीप्लाई करते जाइए, कलम खरीदते जाएंगे। यहाँ भी वही हाल है, जितना आपको लेंथ लेना है, जितना आपको एरिया लेना है, टोटल टकराहट दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर यूनिट लेंथ ले ले और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले ले, उसके अंदर कितना टकराहट हो रहा है, तो वो एक कांस्टेंट चीज होगा। सोच करके देखो, यूनिट लेना, एक कलम का दाम फिक्स हो गया। तो यहां पर भी क्या करते हैं, मतलब ना क्यों करते हैं ऐसा वो पता चल जाएगा आपको कि भाई क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों हम ऐसा पढ़ रहे हैं, यही इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स इसी से बना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कितना लेंथ लेंगे, यूनिट लेंथ लीजिए, 1 मीटर लेंथ ले लीजिए। एरिया कितना लीजिए भैया, एरिया ले लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया पता है, इसको बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम। क्या हो गया ये, यूनिट वॉल्यूम। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टकरा नहीं रहा होगा क्या, बिल्कुल टकराते हुए जा रहा है, लेकिन यूनिट। अब लेंथ ले लिए 1, एरिया ले लिए 1, बच्चों एरिया है 1, लेंथ है 1, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ, यानी 1 × 1, ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है, कितना टकराहट हो रहा है, उसी रेजिस्टेंस जो भी होगा वो होगा कांस्टेंट, जो भी होगा वो होगा कांस्टेंट, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। जैसे कि 5 कलम का दाम 20 रुपया है, गौर करो, 5 कलम का दाम 20 रुपया है। एक कलम का दाम भी क्या होगा, कुछ रुपया ही तो आएगा। क्या आएगा, एक कलम का दाम भी जो आएगा क्या आएगा, कुछ ना कुछ रुपया ही आएगा। 4 रुपया है तो रुपया ही है ना। तो भैया समझ में यहां से कैसे रिलेट करोगे, टोटल में जितना टकराहट हो रहा है दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे वहां का टोटल का रुपया, एक कलम का भी कुछ ना कुछ रुपया, तो यही बात है, टोटल लेंथ, टोटल एरिया का कुछ टकराहट यानी कुछ रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका कितना रेजिस्टेंस ही बताओ, दैट इज रेजिस्टिविटी। यानी कि ठीक ठाक है, यानी कि ठीक ठाक है। अब अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, क्या है देखो, यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। भैया यूनिट क्यूब बोलने का मतलब क्या है, यूनिट क्यूब है ना, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी लेंथ ब्रेड्थ एरिया सब 1 1 1 ऐसे करके। तो उसी को जितना रेजिस्टेंस होगा ना यूनिट क्यूब के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इट किस पर डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कॉपर का तार लोगे तो उसके अंदर का यूनिट क्यूब लोगे तो अलग तरह से टकराहट होगा। नाइक्रोम का तार ले लिए तो भैया उसके अंदर यूनिट का अलग होगा। जैसे ये कलम का दाम ले लिए तो अलग है, दूसरा कंपनी का बोर्ड लो, दूसरा कंपनी का कलम, तो एक कलम का दाम अलग अलग होगा। यानी डिपेंड्स अपॉन द कलम, कलम कलम डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, मटेरियल मटेरियल। ठीक, दूसरा बच्चों तो क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए ना तो भैया पता है कि पूरे का टकराहट बदल रहा है ना, तो यूनिट वॉल्यूम का भी टकराहट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बढ़ेगा ही टकराना। अगर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये है, समझ में आया बच्चों। और रेजिस्टिविटी जो है ना, ये पूरे लेंथ और पूरे एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टोटल लेंथ एंड टोटल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे एक कलम का दाम जो है ना, एक कलम का दाम
उस पर नहीं डिपेंड करता कि टोटल धरती पर कितना कलम है, मतलब ज़्यादा कलम हो गया मान लो, समझो ऐसे एक कंपनी ना 100 कलम मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, कल 150 कर दिया मैन्युफैक्चर, परसों 500 कर दिया, यानी कि टोटल अगर कलम की संख्या बढ़ते जाएगा तो एक कलम का दाम बढ़ेगा क्या? नहीं एक कलम का दाम कांस्टेंट रहता है, यानी एक कलम का जो दाम होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल कितना कलम है या टोटल कितना दाम है, उस पर नहीं डिपेंड कर, उसका भैया फिक्स्ड एक कांस्टेंट चीज़ है, वही है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, पता है क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों कि रो डो नॉट डिपेंड अपॉन, क्या लिखेंगे, डो नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो R बराबर हम लोग देख रहे थे बच्चों क्या होता है, रो L बटे A, जो कि ये था रेजिस्टिविटी, है ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो हम प्रूफ करके लाए थे, फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ से प्रूफ करके लाए थे कि जो V बटे I होता है ना, वो होता है कांस्टेंट R। ये आया था कितना, ये था ml बटे NE स्क्वायर टाउ इंटू क्या था A, NE स्क्वायर टाउ इंटू क्या था A। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखिए कि भैया ये भी रेजिस्टेंस दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 जैसे ही कंपेयर किए तो ये है रो L बटे A, ये तो जरूर 10th में भी पढ़े हैं तो बच्चों याद होगा ना, रो L बटे A, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात, ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ I इंटू क्या है A। यहाँ देखोगे ना LA चला गया, कुछ आ गया, क्या हो गया, कुछ आ गया, बड़ा जबरदस्त चीज आ गया है, लिख लो बच्चों, क्या आया है, तो आया है इधर रो, क्या आया इधर रो, और इधर है m, और देखो इधर क्या है NE स्क्वायर टाउ, क्या है NE स्क्वायर टाउ। तो मैं इसको सेटिंग करके लिखने वाला हूं, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ लिए थे लेकिन आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। ये है m डिवाइडेड बाई n, ये जो E स्क्वायर है ना, इसको E लिख सकते हैं क्या, E स्क्वायर को 2E, और ये हो गया T। देखो कुछ दिखा क्या, ये पता है क्या है बच्चों, ये है मैं, M से क्या होता है मैं, और NEET पता है क्या होता है, नीट, क्या होता है नीट। यानी कि जब भी बोलेगा ना रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ भैया, तो मेरे पास ट्रिक हो गया है, क्या, नीट के स्टूडेंट थोड़ा सा खुश हो जाएंगे जेई के स्टूडेंट कोई बात नहीं, आप ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक, या बोर्ड के स्टूडेंट टेंशन नहीं है भाई, कोडिंग है। तो रो का जैसी फॉर्मूला बोलेंगे तो पता है क्या कोडिंग हो जाएगा, मैं नीट देने जा रहा हूं, मैं नीट देने जा रहा या रही हूं, जा रहा हूं, बस हो गया, मैं नीट देने जा रहा हूं, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया। खतरनाक ट्रिक है बच्चों, मैं नीट देने जा रहा हूं, वाह गजब हो गया। तो NE स्क्वायर टाउ AL ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब हम देख रहे हैं, बस जो है ना, जैसे फॉर्मूला आते जाएगा ना तो ट्रिक करते चलेंगे। जैसे ही मैं बोलूँ रेजिस्टिविटी क्या है तो बोलेंगे मैं नीट देने जा रहा हूं, तो NEET नीट, मैं नीट देने जा रहा हूं। अब मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोले भैया रेजिस्टेंस हम कैसे याद करेंगे, रो मेरे लिए सबसे महान है, यही मेरे लिए सब कुछ बचा, ऑल एवरीथिंग इज दिस, इस लेक्चर का जान है ये, ठीक है। तो जो रो मेरे पास याद हो गया ना, तो रेजिस्टेंस बोलेगा तो रो के ही टर्म्स में सोचो, तो रो L बटे A होता है। भैया रो जब मेरे को याद है क्या, मैं नीट देने जा रहा हूं, तो मैं नीट देने जा रहा हूं, रो जब याद हो गया तो L बटे A नहीं लगा देंगे, जो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला रो L बटे A, तो ये याद हो गया, जो कि शुरुआती में हम लोग पढ़ते ML बटे NE स्क्वायर टाउ A, ML बटे NE स्क्वायर टाउ क्या था A, यही था जो गंदा वाला फॉर्मूला शुरू से आ रहा था। क्लियर कट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब देखो कितना आसान लगेगा सब चीज। कंडक्टेंस, तो बड़ा अच्छा राइमिंग मैच करते हैं बच्चों, एक राइमिंग मैच करके दिखाऊं। ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका जो उल्टा होता है ना वो होता है कंडक्टेंस, उसको G से डिनोट करते हैं, क्या हो जाता है रेजिस्टेंस का उल्टा। यहीं पर जो है ना कुछ सीख लीजिए ताकि आगे जो है बड़ी आसान लगे चीज। देखो क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस तो भैया उसको पलट दिए तो कंडक्टेंस। अच्छा एक होता है रेजिस्टिविटी, तो अगर उसको पलट देंगे ना तो वो बन जाता है कंडक्टिविटी, तो ये हो गया सिग्मा से डिनोट क्या है रेजिस्टिविटी। तो
तो ये रजिस्टिविटी, ये क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, बस पलट देंगे तो ठीक है। अच्छा, यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो भाई इसका यूनिट है OHM ओम, इसका यूनिट होगा क्या, है ना, इसका यूनिट होगा क्या। तो पहले इसको लिख लीजिए फिर बताता हूँ। यहीं से ना 4 पैरामीटर समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4, चारों का एक साथ देखेंगे। कहाँ पर, कहीं पर मैं लिख दूँ जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, थोड़ा सा वहाँ पर बच्चों एक चीज़ लिख लीजिए, हर जगह पर एक्चुअली नोट पॉइंट, जैसे ये है ना ये, तो दूसरा नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि SI यूनिट ऑफ जो रो है वो क्या है, SI यूनिट ऑफ रो। तो बोलेंगे भाई रो बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सिंस R बराबर हम लोग जानते हैं कि रो L बटे A होता है, रो L बटे A, यहाँ से पता चल रहा है कि रो बराबर क्या है, तो RA बटे क्या है L, RA बटे क्या है L। तो यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो रो बराबर हो गया RA बटे L। देखिएगा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ओमेगा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ है क्या, मीटर, तो ये चला गया, तो रो का यूनिट हो गया ओम मीटर, ओम मीटर, यानी कि OHM ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर, लिख लीजिए। तो जब आएगा तो हम फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। चलो अब आते हैं, देखो कंडक्टेंस क्या है, तो सिंपल समझ में आया, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ भाई रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्योंकि हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। तो G बराबर होगा क्या, तो 1/R। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो उसका ठीक उल्टा क्या होगा भैया, पार करने दो आदमी लोग को बड़ा अच्छा से, तो वो हो गया कंडक्ट करने दो, तो नाम हो जाता है कंडक्टेंस। यानी कि कितना आसानी से आदमी जो है बोगी के अंदर घुसेगा, कितना आसानी से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द ईज, कितना आसानी से विथ विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू या क्या है कंडक्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। तो एक तो ये हो गया। अब अगर फॉर्मूला लिखना होगा या यूनिट, सबसे पहले देखो SI यूनिट अगर लिखना होगा, SI यूनिट ऑफ G होगा क्या, तो बोलेंगे ये है 1/R बच्चों, तो 1/R कैसे लिखोगे, तो 1 ये क्या है OHM ओम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओम इनवर्स। 1/ओम को क्या बोलोगे, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ये ओम जो साइंटिस्ट है ना इतने महान थे, बोले कि देखो भैया मेरा नाम OHM ओम होता है ना, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है, अगर आप कहीं पलट दिए ना, यानी कि उल्टा कर दिए, तो भाई उसको उल्टा से पढ़ दो, तो उल्टा से होता है MHO मोह क्या होता है, मोह माया, तो MHO, तो 1/R अगर करोगे ना तो MHO मोह हो जाएगा। बोले हैं क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। अच्छा, तो ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टा इसको बोल देते हैं पता है क्या, MHO मोह। नाम उल्टा से भी भाई पॉपुलर। अगर यहाँ पर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ, बाई चांस अगर मैं खोजा होता बच्चों, मैं तो रेजिस्टेंस का मान लो कि अगर मैं नाम देता, तो ANIL अगर अनिल बोलता कि यूनिट है SI यूनिट क्या है अनिल, तो अगर भैया उसको पलट दोगे तो पता है उधर देखो, अभी इधर से पढ़े थे अनिल, पलट करके MHO, तो इधर से पलट के अगर पढ़ेंगे ना तो LINA, लो भाई ये क्या हो गया, लड़की का नाम हो गया लीना, और ये क्या था अनिल। यानी कि देखो जरा क्या अगर मैं बाई चांस पलट रहा होता, रेजिस्टेंस होता अनिल्स लॉ ऐसे कुछ, तो भाई बोलते क्या, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ANIL है, तो अगर पलट दोगे कंडक्टेंस ना तो उधर से पढ़ देना LINA, तो लड़की का नाम हो जाएगा, तो इधर से लड़का उधर से क्या हो जाएगा लड़की। लो भैया ये तो गजब हो गया। तो चलो मोह में कुछ बना नहीं, मोह माया है, तो ये हो गया मोह। मोह को ही जो है ना एक और नाम दिया गया बच्चों, ये नाम दिया गया पता है क्या, सीमेन बोलो या साइमन बोलो, क्या बोलो, साइमन, जिसको कि कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, किनका नाम है, साइमन या सीमेन, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है साइमन। तो ये एक्चुअली कंडक्टेंस का जो यूनिट है ना, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब में, इसीलिए उनके नाम पर जो है ये दिया गया। जैसे कि ओम जो है, ओम साइंटिस्ट जो है, ये भी जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ये भी जर्मनी के साइंटिस्ट थे, तो सब भैया खोज खाज उनका किया हुआ है। तो कभी भी ओम इनवर्स अगर आया तो MHO लिखेंगे, उसी को हम क्या लिखेंगे, सीमेन लिख देंगे, ठीक। या बच्चों देखो बहुत सारा चीज़ है यार, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हो, ओम का क्या कर दो, -1 कर दो, जो कि एक्चुअली क्या है MHO मोह। तो जब भी पलटेंगे तो ऐसा, ठीक। अच्छा, अगर
फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो बोलेंगे सिंस जी बराबर है 1/r, जो गंदा वाला फॉर्मूला होता है। r क्या होता है, रो एल बटे ए। क्या है देखो, r क्या है, रो एल बटे ए, सारे कुछ तो याद हो गया, रो एल बटे ए। रो क्या है, रो है मैं नीट देने जा रहा हूँ, तो भैया मैं नीट देने जा रहा हूँ एल बटे ए। तो जैसे ही रेजिस्टेंस याद हो गया, इसको अगर पलट देंगे तो पलट दो, तो नीट ए किधर चल जाएगा, ऊपर, ml आ जाएगा नीचे। तो भैया ये हो जाएगा कैसे, ml बटे NEET, और ये क्या हो जाएगा ए। यानी r रो एल बटे लिख करके खटाक से लिख दोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं भी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया किसका, कंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो तोड़ करके लिखा करो NEET ऐसे, तो दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं, देखो ऐसा ही नहीं, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स क्या। तो अभी हम लोग देखे थे VI अगर ग्राफ होता है तो उसका स्लोप दिया था रेजिस्टेंस। अगर पलट दिया जाए IV ग्राफ कर दे और एक कोई ग्राफ ऐसे बना दे, तो भैया इसका ढलान क्या देगा, तो निकाल लेते हैं ढलान। देखो जैसे ढलान देखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर में है करंट, नीचे है वोल्टेज। हमको पता है कि V बटे I जो होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस। तो भैया अगर पलट दोगे I बटे V, इसको पलट दिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, नहीं हो जाएगा, देखो पलटो, ये r बटे 1 है, पलटेंगे 1/r क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। यानी कि I भी कहीं आता है तो वो क्या है, कंडक्टेंस है। क्या है वो, 1/r है, तो ये क्या हो गया, कंडक्टेंस। क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो यहां से क्या बोलेंगे पता है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बोलो। यानी यहां पर वायर 1 या वायर 2 होता, बोलता किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कैसे करते, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इन्वर्स होने के कारण। या बोलेगा किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंडक्टेंस। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स अगर भरे, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स इसमें, तो क्या देगा भैया, स्लोप क्या देगा, कंडक्टेंस। डायरेक्ट अगर वन लाइनर में बोले तो, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए कंडक्टिविटी, अब ना सिर्फ फॉर्मूला है बच्चों, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो भैया कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाता है। तो सबसे पहले बोलेंगे अगर SI यूनिट ऑफ क्या है, सिग्मा, क्या होगा, तो बोले 1 रेजिस्टिविटी। अभी हम लोग देखे थे रेजिस्टिविटी क्या था, याद है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर। तो उसको अगर पलटेंगे तो क्या होगा, एक तो हो गया ओम का इन्वर्स और मीटर का भी इन्वर्स। भैया ओम का इन्वर्स क्या होता है, MHO, मो। ये है पर मीटर। मो को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन या साइमन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया। साइमन को ना S से डिनोट करते हैं, सिंस साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल S, और पर मीटर ऐसे छोटे, दोनों ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे में ऐसे नहीं लिखना है बच्चों कभी भी, है ना, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। साइंटिस्ट का नाम है, S विल बी कैपिटल S पर मीटर। तो ये हो गया। और अगर फॉर्मूला की बात करेगा तो रेजिस्टिविटी ही तो याद है हमको, तो उसको पलट देंगे तो कंडक्टिविटी। बोले अच्छा ठीक है, तो बोले भैया कंडक्टिविटी है 1 रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टिविटी था मैं नीट देने जा रहा हूँ। रेजिस्टिविटी क्या था, मैं, सामने मैं, नीट, हो गया भैया, आंसर हो गया। कितना आसान है। नहीं तो यार याद करो E² n टाउ बटे m, तो टाउ n E² हो गया होच पोच हो जाता पूरा खिचड़ी। चलिए आते जाते हैं करके। नेक्स्ट है बच्चों, देखो क्या, करंट डेंसिटी। तो अब बहुत आसान है सारे पैरामीटर सब। करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो देखो क्या है कि कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, हमने वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया, प्लस माइनस, यहाँ पता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो गया। यानी कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच क्या हो गया, करंट फ्लो स्टार्ट, ठीक है। तो करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे हम बना देते हैं कि करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ये है मेरा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम है, यूनिफॉर्म शेप लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अगर देखें तो ये है मेरा सरफेस एरिया, क्या इसको बोलते हैं, सरफेस एरिया, जिसको कि A से डिनोट करें। तो सरफेस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अभी देखो क्या है, टोटल सरफेस एरिया है A, जितना आपको लेना है ले लो, उसे जितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जरा मेरा लैंग्वेज अगर कैच करोगे बच्चों, देखो एक चीज़ क्या, जितना कलम लेना है ले लो, उसका जितना दाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 कलम 20 रुपया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिजिक्स किससे चलता है,
एक कलम का दाम कितना होता है, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है फिजिक्स के अंदर, 20/5। आंसर क्या आएगा, रुपया। ठीक वही है देखो कैसे, जितना एरिया लेना है ले लो, उसे जितना करंट फ्लो कर रहा है कोई बात नहीं। कैसे, बस सरफेस एरिया के ठीक कैसे परपेंडिकुलर लेना है। अच्छा तो देखो कैसे उसको मैच करता हूँ, जितना एरिया लेना है ले लो, उसे जितना करंट फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा इससे चलता है, तो हम बोले हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर लोगे तो उससे कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा कैसे, I/A। और ये देखो अगर कलम 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 तो भैया एरिया एरिया एरिया, अगर इधर रुपया है ना तो ये कट के भी क्या आता है, रुपया ही आता है। यानी अगर इधर करंट है ना तो जो भी कट के आएगा वो आएगा क्या, करंट ही तो होगा। क्या होगा, करंट ही होगा। इसी करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं पता है, करंट डेंसिटी, जिसको कि J से डिनोट करते हैं। देख रहे हो एकदम पूरा फिजिक्स 5 कलम 20 रुपया में मिला दूंगा तो J इक्वल टू हो गया कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया देखो उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया है ना वो करंट के ठीक क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, जो कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फ्लो कर रहा है तो सरफेस एरिया कैसे लेते थे, परपेंडिकुलर। तो ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कभी भी सरफेस एरिया क्या हो जाए, थोड़ा टिल्टेड हो जाए, तो हमको पता है कि अब कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करेगा। तो अगर सरफेस एरिया देखो यहाँ परपेंडिकुलर है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई एरिया अगर टिल्टेड हो जाए तब कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये चलो लिख लो इसको, है ना, लिखते चले जाओ, जो लिखता हूँ सब लिखो, क्योंकि भाई इसी से जो है ना दमदार तरीके से जो है हम लोग ये तेज बनेंगे। तो करंट डेंसिटी कैसे हो जाएगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भैया ये कौन सा एरिया है, तो बोलेंगे दिस सरफेस एरिया जो होगा, दिस सरफेस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बस ये ध्यान में रखना है। तो यही हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, कहीं भी, मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया, आप यहीं से ले लो, कोई भी सरफेस एरिया हमने ले लिया एट एनी पॉइंट, तो वहाँ पर ये सरफेस एरिया है, उसके ठीक परपेंडिकुलर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज क्या, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड कैसे, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, कैसे रहेगा, करंट के नॉर्मली प्लेस रहेगा। तो ये करंट डेंसिटी हो गया। अगर हम इसका SI यूनिट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो हो जाएगा कितना, ये है करंट का हो जाएगा एम्पियर, और एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये करंट डेंसिटी होता कैसा है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, बतलाता हूँ सब कुछ। तो डायरेक्शन ऑफ J की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा, करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा, करंट। यानी कि जिधर करंट फ्लो करेगा उधर ही हो जाएगा J का डायरेक्शन। देखने से भी लग रहा है, देखो करंट है तो स्केलर क्वांटिटी ये फिलहाल, है ना, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन है कि किधर फ्लो करता है। तो ये भी जो है क्या, बस पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी है तो ये करंट ही, यानी इसका एक डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन तो समझ में आता है कि क्या डायरेक्शन होगा, जो जिधर करंट फ्लो करेगा भैया उसी का डायरेक्शन हो जाएगा। सवाल है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया ना, वो देखते हैं, बताता हूँ, लिख लीजिए इसको। तो डायरेक्शन तो क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी का एक एक करके अभी आएगा। हाँ, सबसे पहला देखो बच्चों क्या है, केस 1। केस 1 में देखे क्या है, हमको पता है कि कोई भी अगर एरिया अगर होता है तो मैग्नीट्यूड है A, हर एरिया सरफेस एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है जो उसके सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। ठीक, तो देखो केस 1 में क्या बोलता है कि व्हेन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू करंट, बस ये लैंग्वेज यूज करता है न्यूमेरिकल में तो कैसा, तो उस एरिया वेक्टर इज पैरेलल है ना, तो सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी देखो क्या, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम लोग एरिया बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, बना दिए, करंट कैसे फ्लो कर रहा है ये,
तो ये है सरफेस एरिया इस तरह से। तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट है, लेकिन एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया के ठीक परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यानी देखो क्या है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ क्या है, करंट। तो जब ऐसे बोले तो इसका मतलब यही है। तो करंट डेंसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोले कितना करंट फ्लो कर रहा है बट ए नॉर्मल एरिया, यानी कि करंट के ठीक परपेंडिकुलर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए ही है, तो ये हो जाएगा ए। तो यानी यहाँ पर ऐसे लैंग्वेज बोले तो भाई ये यही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। केस 2 आते हैं जरा, जहां पर जनरल केस आएगा करंट डेंसिटी का, कि व्हेन एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ करंट, तब देखते हैं। यानी कि मान लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ, एक एरिया लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा चलो इधर ले लेते हैं टिल्ट, किधर भी ले लो कोई दिक्कत चलेगा। एक एरिया वेक्टर ले लिया, ऐसे थोड़ा ऐसे करके लूँ ताकि एंगल बनाने में आसानी हो। ठीक, ये हो गया। ये क्या है भाई, सरफेस एरिया ए, और करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर करंट किधर फ्लो कर रहा है। यानी हम देख रहे हैं सरफेस एरिया और करंट के बीच में परपेंडिकुलर नहीं है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो भाई कोई भी एरिया जिसका मैग्नीट्यूड ए है उसके ठीक परपेंडिकुलर अगर हम करेंगे, ठीक परपेंडिकुलर, ये क्या का डायरेक्शन हो जाएगा, एरिया वेक्टर का, है ना। सरफेस एरिया ऐसे उसके परपेंडिकुलर। बोलता है कि एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ करंट। एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें क्या लेना रहता है, करंट डेंसिटी में कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट, कौन सा एरिया है, नॉर्मल एरिया। करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, एरिया परपेंडिकुलर, ऐसे ठीक है ना। इन जनरल सबसे परपेंडिकुलर एरिया कौन है भाई, तो ये है करंट। करंट के ठीक परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, यानी हमें ये वाला एरिया चाहिए, ना कि टेढ़ा वाला एरिया। कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हमको चाहिए ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया चाहिए। क्या होगा, तो देख लो बच्चों, ये सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखना, ये सरफेस ऐसे, उसके ठीक ये है क्या, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो भैया ये 90 माइनस थीटा है, तो ये लाइन की अगर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब ना ऊपर की, तो ऊपर तो देखे ही मत, उसका जरूरत ही नहीं, नीचे नीचे ही कर लेंगे काम हम लोग अपना। तो ये है ऐसे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड था ए, है थीटा सटा हुआ, हमको पता है जिधर थीटा सटा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, कॉस। तो ये जो एरिया हो जाएगा जो हमें ज़रूरत है वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी कि अगर टिल्टेड है तो परपेंडिकुलर एरिया मेरा कितना आ गया है, ए कॉस थीटा। तो इन जनरल जो मेरा यहाँ आएगा वो हो जाएगा करंट बटे क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। दिस इज क्या है, जे। अब अगर यहाँ से करंट अगर हम लोग निकालें, बना लीजिए इसको, अगर हम लोग करंट निकाले तब देखो क्या होगा, करंट बराबर हो जाएगा मेरा जे ए कॉस ऑफ क्या है, थीटा, जे ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो गौर करके, कभी भी ए बी कॉस थीटा अगर होता है, ये कैसा है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। मान लो अगर है ना, ये लगता कि सर ये वेक्टर ने हमको नहीं पता कि है ना, ये वेक्टर होगा कि क्या होगा, नहीं पता, कोई बात नहीं। एरिया तो वेक्टर होता है, ये तो समझ में आ रहा है। और ये कैसा है, स्केलर। तो भाई कोई भी वेक्टर एक कैसे गुना होगा, कौन से पैरामीटर के साथ गुना होगा, सच दैट जो है, पैरामीटर नहीं बोलो बच्चों, कौन से फिजिकल क्वांटिटी के साथ किस टाइप से गुना होगा कि स्केलर बन जाएगा। तो हमें पता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ अगर गुना हुआ, कैसे, डॉट प्रोडक्ट साथ गुना होगा, तभी जाके क्या बनेगा, स्केलर। यानी कि इट हैज़ टू बी वेक्टर। और दोनों गुना कैसे होना है भैया, ए बी कॉस थीटा है तो ए डॉट क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ये हो जाएगा जे डॉट क्या हो जाएगा, ए। ये देखो, तो इन जनरल जो है ना ये एक्सप्रेशन हो गया, हेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये प्रूफ भी हो जाता है, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए देखते हैं, रिलेशन बिटवीन निकालना है हमें करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सबसे पहला रिलेशन, सारे फॉर्मूलाज याद है, देखो पीछे कुछ नहीं पलटाएंगे। जे बराबर क्या होता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, करंट हमारे पास है, करंट क्या होता है, अनिल, तो ए एन ई एल, एल हटा करके वी डी लगाओ, ठीक है, या फिर वीना ऐसे, तो एरिया चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, देखो एन ई वी डी। तो दिस इज जे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन।
यहीं पर बोलता है कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या रिलेशन होगा। ये सब ना न्यूमेरिकल, कितना न्यूमेरिकल बन सकता है भाई, बहुत न्यूमेरिकल बन सकता है। हर मतलब जो भी आ गया इन दोनों के बीच एक न्यूमेरिकल, फिर यहाँ आ गया एक न्यूमेरिकल। तो डीपीपी के अंदर सारे करीब करीब जितने भी हैं सब पर न्यूमेरिकल दूंगा भी बच्चों, ट्राई करिएगा और हाथ खुलेगा, है ना, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए आते हैं, तो जे बराबर मेरा जो है आ गया यहाँ से, क्या आ गया है, एनी वी डी वी डी वी डी वी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो वी डी के अंदर छुपा हुआ है, वी डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा हुआ है। क्या वी डी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो ए टी, ए टी क्या हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, आई इंटू क्या है, टाइम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कि एन ई ई, देखो गौर कर करके, एन ई ई टाउ, एन ई ई टाउ डिवाइडेड बाई एम अगर मैं सेपरेट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग हो गया, देख रहे हो, एन ई ई टी, नीट हो गया। ये है मैं नीट देने जा रहा हूं भैया, क्या होता था, रजिस्टिविटी है। बस एक ही चीज तो याद करना है कि रजिस्टिविटी का, कि मैं नीट देने जा रहा हूं। यह है पलटा हुआ लिखा हुआ, तो रजिस्टिविटी को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हो जाता है कितना, 1 / रजिस्टिविटी। यानी भाई साहब ये जो पलट करके लिखा हुआ है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 / रजिस्टिविटी, 1 / रजिस्टिविटी। यानी कि J इक्वल टू आ रहा है बच्चों 1 / रजिस्टिविटी हो जाता है कंडक्टिविटी, तो ये हो गया J इक्वल टू सिग्मा ई। कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, तो समझो कि प्रूफ भी हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन अभी हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे, तो अभी वो लिखे, ठीक है। J इक्वल टू सिग्मा ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जिस तरह से V इक्वल टू आई आर हमारे दिमाग में कैसे फिट है, उसी तरह से भैया ये है। चलिए अब आते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है मतलब होता है मोशन। मतलब दिमाग में एक चीज बस रखो कि मैं बोलूँ ना कि बैलगाड़ी का ज़्यादा मोबिलिटी है कि हवाई जहाज चल रहा हो, बैलगाड़ी पूरा स्पीड से और हवाई जहाज पूरा स्पीड से, मोबिलिटी किसका ज़्यादा है, डिफॉल्ट समझ में आ गया हवाई जहाज, भैया कितना खतरनाक स्पीड है। तो मोबिलिटी मतलब मोशन, मोशन मतलब कि कितना स्पीड से उड़िया रहा है, बस ज़्यादा स्पीड से उड़िया रहा है तो बोलेंगे ज़्यादा मोबिलिटी है, नहीं उड़िया रहा है जीरो, बैठा ले चुपचाप शाम से, तो भैया जीरो मोबिलिटी है। दिमाग में पिक्चर बन गया। अब आते हैं तार के अंदर देखो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे सब चीज़। क्या करते हैं भाई, वोल्टेज हमने लगाया, जैसे ही वोल्टेज लगाते हैं कंडक्टर के पास, ये प्लस और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। हमने ये लगाया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ये जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप किया, भैया जो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर है वो उड़िया जाता है। देखो जरा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना से उड़ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझो लगाया, उसी के वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन उड़ियाया, और उड़ियाया तो मोशन हो गया, मोशन हो गया मतलब मोबिलिटी हो गया। ठीक है, देखो कैसे बोलते हैं, 100 नंबर का हमने परीक्षा दिया तब मेरा 95 नंबर या 99 नंबर आया। 100 नंबर का हमने परीक्षा दिया, 99 नंबर आया, तो कौन किधर लिखते हैं, ऊपर नीचे, टेंशन खत्म है। तो अब मैं बोलता हूँ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन उड़ियाया, कितना स्पीड से उड़ियाया भाई, इतना से, इसी को बोलते हैं क्या, मोबिलिटी। सिंस इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कहलाता है। ये क्या है बच्चों, मोबिलिटी कहलाएगा। मोबिलिटी मतलब इन जनरल जो है ना मोबिलिटी बोलेंगे, अभी पहले लिख लो इसको, क्या बोलेंगे, मोबिलिटी। अब अंग्रेजी में लिखना हो तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स या बाय द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन आप याद ऐसे रखना, हम क्या किए तो क्या हुआ, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक ठाक है। अब होता क्या है ना, देखो जरा, बहुत सारे सब्सटेंसेस में कौन होता है जो मोशन करता है, कौन होता है जो चार्ज को कैरी करता है। क्या मैं बोल रहा हूं, कौन से सब्सटेंस में कौन कौन होता है जो चार्ज को कैरी करता है, यानी मोशन होगा, चार्ज को कैरी करेगा तो उसी की वजह से करंट फ्लो करेगा, तो मोबिलिटी उसी के कारण होगा। तो कंडक्टर्स बोलो या मेटल्स बोलो बच्चों, मेटल्स में हमको पता है कौन है जो चार्ज कैरी करता है भाई, कौन है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है क्या, चार्ज कैरियर्स। क्या है, चार्ज कैरियर्स। फॉर किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। इसीलिए देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं ना, तो चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, या आप ये भी बोल सकते हो चार्ज कैरियर डेंसिटी है। अंडरस्टूड है कि वो, या क्या मैं कह रहा हूं कि आप जैसे कैसे एन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक,
तो डिफॉल्ट है कंडक्टर के लिए, आप इसको क्या बोल सकते हो, चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो चार्ज को कैरी करता है। अच्छा, आयोनाइज्ड गैस, तो आयोनाइज्ड गैस मतलब कि गैस है, कोई एटम है, वो आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइज हो गया तो क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकला तो वो आयंस बन गया। कौन कौन कैरी करता है इसमें चार्ज बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स भी, और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो भी क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो दोनों की वजह से करंट होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम जानते हैं कि HCl मान लो ले लिए, तो एक H प्लस Cl माइनस, H2SO4 ले लिए तो 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो भैया H प्लस SO4 2 माइनस हो क्या रहा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से क्या है, चार्ज कैरी होता है। तो दे आर द चार्ज कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर जब पढ़ाऊंगा बच्चों, वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स भी कैरी करता है और होल्स भी कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है, होल्स कैरी करेगा तो होल करंट कहलाता है। यानी टोटल करंट विल बी ड्यू टू होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट बोथ। तो ये है सब चार्ज कैरियर। तो मोबिलिटी इन टर्म जनरल कैसे कहलाएगा कि मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है, मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वेक्टोरियल वाइज अगर देखोगे तो वी इक्वल नहीं माइनस ई टाउ बटे ऐसे। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है कि चाहे इधर उड़ जाए चाहे इधर उड़ जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस है कि उड़िया कितना स्पीड से रहा है वो बताओ। बहुत ज़्यादा स्पीड से तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा, कम तो कम। तो ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, हेंस ये जो मोबिलिटी होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नेवर नेगेटिव। एक बड़ा काम वाला चीज़ यहाँ पर आ रहा है, लिख लीजिए इसको। ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ बच्चों, तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो ये म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा एसआई यूनिट ऑफ अगर म्यू बोलेंगे, देखो एसआई यूनिट ऑफ म्यू होगा क्या, तो बोले भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, सबसे हाईलाइटेड है। न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन जनरली क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि पता है यहाँ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये यूज़ करते हैं। ये मीटर किधर चला गया ऊपर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट नीचे रहेगा, सेकेंड नीचे रहेगा, तो बन क्या जाएगा पता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हो गया क्या है, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, मोबिलिटी। यहीं पर कभी कभी एनसीईआरटी जिक्र भी करता है इस चीज़ का, तो कभी कभी हो सकता है कहीं पूछ दिया जाए बच्चों कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होता है। तो बस समझो कि ऐसा यूनिट जैसे मीटर में है, प्रैक्टिकली जो है यूज़ होता है जनरली, उसको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है। क्या चीज़ में, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड हो गया। अब यहीं पर देखो कोई भी फॉर्मूला अगर हमको यूज़ करने बोलेगा कि VD का बताओ कि क्या, तो हम फॉर्मूला रख करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जगह दिया है क्या, कोई नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं। देखो जरा क्या है कि अगर म्यू इक्वल टू बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहला जाएगा कंडक्टर्स में जब हम पढ़ रहे हैं। VD का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, तो ये होता है ई टाउ डिवाइडेड बाई क्या होता है, M भागा नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उड़िया जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, ई टाउ बटे M। VD का याद हो गया ना, तो भाई निकाल ही सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आ गया म्यू का क्या, ई टाउ डिवाइडेड बाई M। ठीक है। अच्छा, समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है जिसके कारण मोबिलिटी, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि करंट है तो मोबिलिटी है, यानी मोबिलिटी है तो करंट है, कहने का मतलब। तो भैया एक रिलेशन ही निकाल दो करंट और मोबिलिटी में बहुत सारे फॉर्मूले से रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। तो क्या करेंगे, तो बोले भैया देखो करंट जो होता है ना, ये होता है अनिल, ANEL हटा के क्या लगा देते हैं, VD। और जब भी VD आ रहा है, अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया मोबिलिटी। क्या मेरे पास आ गया, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, हमेशा हिंदी बोला करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन उड़िया जाता है, हिंदी बोलिएगा हमेशा याद रहेगा। VD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू ई। VD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू ई। तो ये देखो ANE
और ये क्या हो जाएगा म्यू ई, यानी कि करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एक मेरे लिए नया फॉर्मूला बन गया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, लिख लिए। चलिए आते हैं सवाल पे। क्या है भाई, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। बच्चों देखो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस दे के रखा है 3 वोल्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 0.1 मीटर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितना भाई, दे के रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बोलता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी बताओ कि क्या होगा। बड़ी आसान है, जब भी मोबिलिटी बोले ना क्या होता है तो बस एक ही चीज़ है, कैसे बोल रहे हैं हिंदी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन उड़िया जाता है। ठीक है, हाँ वीडी दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या दे के रखा है, पोटेंशियल और लेंथ। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी 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 ईडी, यानी E इंटू कितना डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है, तो डिस्टेंस कितना है L, तो EL हो गया। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/L, है ना। फॉर्मूला कैसे स्वाइप होता है देखो, तो इन न्यूमेरिकल में पता चलेगा। तो भैया VD यही लिखता हूँ, VD डिवाइडेड बाई E के जगह पे क्या आ जाएगा, V/L। तो L चला गया ऊपर, यानी कि VD इधर है, L ऊपर चला गया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा नीचे। रख देते हैं वैल्यूज इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखो क्या होगा, VD कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितना है 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई वोल्टेज 3 वोल्ट। तो ये डेसिमल गया तो नीचे है 10, ये डेसिमल गया नीचे है 10, तो 3 ये हो जाएगा 5 15, तो 5 इंटू ये है -4 और नीचे है 2 +2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस कितना हो जाएगा -6। तो म्यू जो है इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी इतना, यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में है तो, ऐसा यूनिट में है तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, बहुत आसान, अब एकदम ठीक है कि हमने वोल्टेज लगाया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है L प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट हो गया है, वेक्टर फॉर्म है तो चलो वेक्टर लगा देते हैं। इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उड़ जाता है इधर VD वेलोसिटी से। ठीक है, देखते हैं शुरू कहाँ से करते हैं, पता है, फ्रॉम स्केलर फॉर्म से ही। तो फ्रॉम क्या बोलेंगे, फ्रॉम स्केलर फॉर्म, फ्रॉम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे हमारे पास क्या है, V = IR, V = IR। तो ये सारे चीज़ क्या है ना, स्केलर 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 है, तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम ऐसा कुछ पैरामीटर रखते हैं जो वेक्टर्स में चले जाए। देखते हैं V को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल को। तो हम जानते हैं देखो कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईडी 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 ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कितना लेंथ तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो L तक, तो V = EL, V = क्या हो गया, EL। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जहां भी है ना वहां रखा गया EL, E देखो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी स्केलर के अंदर एक वेक्टर छुपा हुआ है, वेक्टर छुपा हुआ है। तो V = हो गया EL। करंट है भाई, रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ρL/A, जो बेसिक फॉर्मूला इसका, ρL/A। कितना लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो आप लिख दीजिए। यानी कि हमने किया कुछ नहीं, बस इसका रख दिया, इसका रख दिया, करंट तो करंट है, हुआ क्या, लेंथ चला गया। तो ये है E। क्या इसके अंदर कोई वेक्टर आ गया, क्या वेक्टर आ गया, क्या दिख रहा है, करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी होता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसको आप सेपरेट करके ऐसे लिख लो, करंट पर यूनिट एरिया। ये रो बेचारा अकेला बच गया। तो हुआ क्या, देखो ये बन गया है मेरा J, ये हो गया रो और ये हो गया E। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज रो है इधर। अगर बच्चों मैं इसको इधर लाऊं तो ये 1/ρ हो जाएगा, दिस बिकम्स J 1/ρ। 1/ रजिस्टिविटी बिकम्स कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा, क्या है, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा J। हेंस देखो एक रिलेशन बन गया, कितना, J इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू E। यही हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेयर वी नो दैट ये है भैया वेक्टर क्वांटिटी, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी।
तो हम जानते हैं कि देखो क्या है, जैसी पोटेंशियल आपने लगाया, करंट है इधर, तो करंट किधर फ्लो कर रहा है भाई, इधर। करंट फ्लो इधर कर रहा है, यही डायरेक्शन किसका है, जे का। जिधर करंट होता है वही करंट डेंसिटी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर, इधर ही है। इसका मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वही करंट डेंसिटी है। देखो दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम, और यहाँ पॉजिटिव साइन ही है, यानी कि करंट डेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यही है J इक्वल टू सिग्मा ई। चलो सवाल देखते हैं जरा। आओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। भैया एरिया कितना है, एरिया कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख दोगे अब पता है, मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो करंट है मेरा 1 एम्पियर, कंडक्टिविटी दे के रखा है कितना, 6.25 इंटू 10⁻⁷। देखो क्या है, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर होगा। रेजिस्टिविटी होता है बच्चों ओम मीटर, है ना। तो कंडक्टिविटी ठीक उसका ये पर मीटर, ठीक है चलेगा, है ना, सही है, साइमन पर मीटर, है ना। नहीं होता क्रॉस चेक कि भाई सही भी लिखा हुआ है कि नहीं। तो सिग्मा ये दे के रखा है। हमसे पूछता क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जैसे V इक्वल टू आई आर, वैसा ही J इक्वल टू सिग्मा ई है। कहीं भी सिग्मा दे के रखा और ई पूछा है तो तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, यार ये तो ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ बड़ी हाईलाइटेड है क्या, J इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। देखो दे के रखा है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा ई। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ जाएगा कितना, I डिवाइडेड बाई इधर सिग्मा इधर ए, बस वैल्यू रख लो। करंट है 1 एम्पियर, सिग्मा है 6.25 इंटू 10⁻⁷ कितना है भैया 7, इंटू एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻ कितना है -6। देखो एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो ना कैसे कैलकुलेशन किया करो। जब भी कभी नीचे 5 आ जाए, नीचे 2 आ जाए, कुछ ऐसा, हमेशा उसको कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे 10 हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है कि 2 है ना, तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 5 2 जाए कितना हो गया 10। अपने से नीचे 5 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 5 कर दो, थोड़ा आसानी के लिए। ये 625 है, तो बड़ा अच्छा है नंबर है। ये गया डेसिमल, इधर 100 हुआ, थोड़ा सा छोटा करते हैं काट छाट करके, ठीक है। तो 25, तो ये हो गया 25 चौक 100। अब नीचे 25 आ गया, कभी भी नीचे 5 आए 25 आए तो बोले कुछ ऐसा नंबर से गुना करो जिससे 10 100 या 1000 हो जाए। तो 25 चौक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100, यानी कि अपने से नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4 से कर दो, ताकि ये दोनों हो गया 10, ये दोनों कितना हो गया 100। ये कैलकुलेशन ट्रिक होता है बच्चों, है ना, न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए। ऊपर कितना आ गया, 4 चौक 16 25 80 भागा नीचे कितना है, देखो नीचे कितना है, तो 25 चौक 100, ठीक है 25 वाला हो गया। फिर 5 दूनी 10, ठीक है। और क्या क्या बच रहा है 10⁻⁷, और ये तक 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻ कितना -6, बस हो गया। कहाँ दिखा, तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है। काट छाट करे तो ये गया 1 10, तो इसके साथ उड़ गया, तो 1 है 8 डिवाइडेड बाई 7 में से 6 गया 1, तो ये तो हो गया 10, तो नीचे हो जाएगा कितना 1000, 100 इंटू 10, तो 8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, 8 इंटू 10⁻³ कितना है -3 वोल्ट पर मीटर। सही है, चलेगा। चलिए अब बच्चों देखो ना, यहाँ पर कम से कम समझो कि लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसा है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। जरा एनसीईआरटी का कुछ ग्राफ का डिस्कशन कर ले हम लोग जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम लोग बोलते हैं ना, कि अगर वोल्टेज करोगे डबल तो करंट भी हो जाएगा डबल, यानी कि क्या है VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंडक्टर्स बोलो जो भी है, क्या सारे कंडक्टर्स, सारे सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है क्या? यानी कि उस कंडक्टर को ले लें हम और वोल्टेज जो उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं, अगर डबल कर दे तो करंट डबल ही हो जाएगा क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही सब्सटेंस ऐसा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो न देखो बड़ा आसान, जो फॉलो करेगा ओम्स लॉ को उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओम से ओमिक, ओमिक कंडक्टर हो गया। जो नहीं फॉलो करेगा तो नॉन ओमिक कंडक्टर।
नॉन ओमिक कंडक्टर, तो दो चीज़ हमारे लिए देखो क्या क्या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यही है कि भाई सभी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। द कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड क्या, ओमिक कंडक्टर्स, या फिर इसको लीनियर कंडक्टर बोलते हैं। क्यों लीनियर कंडक्टर बोलते हैं? क्योंकि भैया VI ग्राफ जब बनाओगे ना, VI ग्राफ जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन आता है। किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए हमने देखा है क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बच्चों V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, क्या होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, लीनियर, इसीलिए इसका नाम होता है लीनियर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर कंडक्टर। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे देखोगे तो अल्युमिनियम बोल सकते हो, कॉपर बोल सकते हो, सिल्वर बोल सकते हो, ये सारे जो कंडक्टर्स हैं ये ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें जो वोल्टेज डबल करोगे तो करंट भी क्या हो जाता है, डबल। ये तो कैसा ग्राफ हो गया, VI स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब VI ग्राफ में हम लोग स्लोप निकाले थे tan थीटा करके, तो परपेंडिकुलर बटे बेस, सिंस स्लोप जो है क्या है, ऐसा है कि ढलान कभी बढ़ रहा है, ढलान कभी घट रहा है, कभी ढलान ऐसा है क्या, नहीं। सिंस ढलान इज नॉट चेंजिंग, रोड ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, रोड इज ए कांस्टेंट, जितना ढलान है फिक्स्ड। सिंस ढलान इज फिक्स्ड यानी कि स्लोप इज फिक्स्ड, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। कोई भी चीज फिक्स्ड है तो समझो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक। लेकिन कोई अगर चलने लगे, कभी बढ़े कभी घटे, तो बोले भैया चेंज हो रहा है, यानी कि मोशन। तो सिंस यहाँ ऐसा नहीं है, इट्स रेजिस्टेंस इज क्या है भाई, कांस्टेंट, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज अप्लाई मान लो दुगना कर दिए तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो इट्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज, एंड इज कॉल्ड, लिख लीजिए यहाँ पर क्या है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये हो गया ओमिक कंडक्टर्स। यहाँ देखो जरा, द कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक या नॉन लीनियर कंडक्टर। इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बहुत सारा, जैसे LED हो गया है ना, उसका ग्राफ देखोगे VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। LED हो गया, बल्ब का फिलामेंट जो है ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करो, करंट देखो भैया अलग होगा। फिर आप गुड कंडक्टर, अगर बहुत अच्छा अगर कंडक्टर ले लिए ना, तो उसका भी जो है प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। फिर सेमी कंडक्टर चैप्टर में बच्चों डायोड्स हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, तो ये सब का जो ग्राफ है VI ग्राफ ना, वो लीनियर नहीं होता है। फिर कुछ की गैलियम आर्सेनाइड एक सब्सटेंस है जिसका कि जिक्र जो है ना, ये सब सेमी कंडक्टर में होगा, इस सब का, ठीक है, ये तीनों चारों का, LED का भी। तो सिंस इस VI ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, अगर VI ग्राफ हम बनाएंगे, मान लो ये V ये I, तो स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व ऐसा कुछ हो जाता है, तो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। तो ये सब कहलाता है नॉन लीनियर कंडक्टर्स। VI ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो क्या है, वेरिएबल। रेजिस्टेंस क्या है, ढलान। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ढलान। देखो ग्राफ जो है ना, ये देखना चाहिए, ऐसे अगर बना हुआ है V वर्सेस I ऐसे, तो भाई ढलान का मतलब क्या होता है कि कहीं भी टेंजेंट बनाओ, स्लोप मतलब टेंजेंट, tan थीटा ऐसे, यहाँ ऐसा है, यहाँ भैया ऐसा है, तो देखो यहाँ ऐसा ढलान है, यहाँ ऐसा ढलान है, तो ढलान हमेशा चेंज हो रहा है का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस हर जगह पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो बोलेंगे इट्स रेजिस्टेंस इज कैसा, वेरिएबल, एंड डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड। कभी वोल्टेज बढ़ा दिए ना तो कुछ और रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर बढ़ा दिए तो कुछ और रेजिस्टेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर वोल्टेज डबल किए करंट भी डबल हो गया, तब तो कांस्टेंट V बटे I, अगर वोल्टेज डबल तो ये भी डबल, तो डबल डबल जो है कैंसिल होकर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाएं, मान लो करंट ट्रिपल हो गया, तो भैया कहानी खत्म, अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसीलिए अलग रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज अप्लाइड एंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है। सब कुछ पूछा जाता है, जो भी चीज लिख रहा हूं ना, ये सब कुछ। तो एनसीईआरटी का कुछ ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान सिंपल सा, कि VI ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है, बताना है किसके लिए पता है, फॉर ए गुड कंडक्टर के लिए। तो गुड कंडक्टर के लिए ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता है,
कुछ दूर तो लीनियर फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद ना अपना लीनियर जो है उसे हट जाता है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो बस ये ग्राफ बना करके ना दिमाग में सिर्फ रखना है कि अच्छा ऐसा है। नेक्स्ट, वी आई ग्राफ फॉर ए डायोड। अब जैसे डायोड आता है ना, तो ये डायोड पढ़ेंगे पता है कहाँ, सेमीकंडक्टर में। तो अभी जो मैं बनाऊंगा वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बनाना है यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जिक्र किया हुआ। तो हो सकता है बच्चों, जैसे मान लो स्कूल एग्जाम है, भाई वहाँ पूछ दिया तो बिना समझे मजबूरी में रट करके आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डिटेलिंग पूरा जो है ना हम लोग सेमीकंडक्टर में समझेंगे। ठीक, तो डायोड के लिए क्या होता है, यह है करंट, यह है वोल्टेज। करंट जो है इस साइड मिली एम्पियर में होता है, इस साइड करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। बोले बच्चों अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, और ये मजबूरी है कि बस आपको रटना पड़ेगा बिना समझे हुए, क्योंकि यहाँ जिक्र है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट क्या है, शुरुआती में करंट 0 0 0, मैं ये ऐसे बनाता हूँ 0 0 0, लाल लिखा जाओ 0 0 0 0 0 0, लेकिन उसके बाद कुछ वोल्टेज के बाद जो है ना, जैसे ही बढ़ाते हैं वोल्टेज तो करंट जो है हड़बड़ा करके बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो देख लो रेजिस्टेंस निकालो, क्या है भैया, है ना, वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन जैसा आगे मतलब 0 वोल्ट के आगे पॉजिटिव वोल्टेज लगाते गए तो ऐसा नेगेटिव वोल्टेज अगर रिवर्स मतलब वोल्टेज कर दिए तो क्या है, इसमें धीरे धीरे कम करंट ऐसे जा करके ऐसे हो जाता है। तो क्या है ये भाई, क्या है, रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो ये इस साइड जो ग्राफ बना है ना, ये बच्चों फॉरवर्ड बायस कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। और इस साइड जो है ना, ये कहलाता है रिवर्स बायस। रिवर्स मतलब वोल्टेज नेगेटिव करने का मतलब क्या, टर्मिनल बदल दिए, अभी जो पॉजिटिव इधर था नेगेटिव पलट दिए तो रिवर्स हो गया। तो मजबूरी अभी इसको जो है ना याद करना पड़ जाएगा। ये मिली एम्पियर में इधर ज़्यादा करंट होता है, और इस साइड जो है रिवर्स में थोड़ा सा माइक्रो मतलब बहुत कम करंट होता है। यह है डायोड के लिए। अच्छा, उसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड के लिए बनाया जाता है। तो वो कैसा होता है, करंट वर्सेस क्या है, वोल्टेज का ग्राफ। ये शुरुआती में कुछ दूर लीनियर, फिर क्या है नॉन लीनियर, और उसके बाद जो है वो ऐसे हो जाता है। बोलो सर क्या कर रहे हो बच्चों, मजबूरी है कि जिक्र जो है इसका, हर चीज़ का जिक्र सेमीकंडक्टर के अंदर है। कुछ दूरी जो है लीनियर, तो देख लो यहाँ तक अगर देखोगे ना तो लीनियर है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से देखोगे भैया नॉन लीनियर हो रहा है, तो ये बोलते हैं लीनियर रीजन। यहाँ क्या है, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट भाई जो है ना उस प्रोपोर्शनलिटी से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, तो ये नॉन लीनियर रीजन कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो ये क्या है, तो सिंस करंट वर्सेस वोल्टेज बोलो या वोल्टेज वर्सेस करंट, कभी भी अगर इस तरह का ढलान हो बच्चों तो ये स्लोप जो भी है, ये स्लोप है कैसा, पॉजिटिव स्लोप है। कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। वी आई का कर्व रहता ना तो स्लोप रेजिस्टेंस देता है, लेकिन आई वी का कर्व है तो इसका जो ढलान इस तरह से होगा तो हमें पता है कि वो कंडक्टेंस देता है 1/, रेजिस्टेंस के बराबर। लेकिन जो भी स्लोप है इस तरह का है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो भी होगा ना, होगा कैसा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा। मान लो ना ये +2 है तो 1/r +2, भाई पलट देंगे तो 1/+2 तो होगा तो पॉजिटिव ही, यानी अगर IV कर्व में अगर ऐसा कोई ढलान हो तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस। लेकिन बाई चांस अगर IV कर्व में अगर कोई ऐसा अगर कभी हो गया तब क्या होगा, तो स्लोप है नेगेटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। सिंस स्लोप इज नेगेटिव तो G बोलो या 1/r बोलो ये नेगेटिव है। यहाँ से पता चलता है कि रेजिस्टेंस कैसा है बच्चों, नेगेटिव रेजिस्टेंस है। कैसा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखो गौर करके, ये लाइन ऐसा आ रहा है ना, तो इस पर कहीं भी आप टेंजेंट बनाओगे ना, कहीं भी आप टेंजेंट बनाओगे तो स्लोप ऐसा बनेगा। तो ये कैसा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो यहाँ हम लिखेंगे कैसा, पता है, ये है लीनियर रीजन। लीनियर रीजन ये कैसा है भाई, नॉन लीनियर रीजन। ग्राफ बनाना पड़ता है, यह है नॉन लीनियर रीजन। और ये कैसा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, तो बस ये इसको बना करके रख लेना है कि क्या है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा ये ग्राफ जो है, जो कि सेमीकंडक्टर का पार्ट है। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया बच्चों, लेकिन सारी चीज़ समझ में आ गया बहुत अच्छे से। बस इसको प्रैक्टिस करिए, जो तरीका सीखा है, जो ट्रिक सीखा है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा, सबको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद DPP सॉल्व करिएगा बिंदास, फिजिक्स से टेंशन खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।